एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। तो हमने सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इस चैप्टर का 3 पार्ट्स बना दिया है, जिसको आपने देखा भी है और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ उसे देख ले, उसके बाद 4th पार्ट को कंटिन्यू करें। तो हमने 3rd पार्ट में प्लास्टिक्स एंड दी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे इस लास्ट पेज को, ठीक है। इस लास्ट पेज को हम इस 4th पार्ट में कवर करेंगे। तो हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, जरा इसको रिकॉल कीजिए। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो प्लास्टिक्स होता है ना, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, ऐसा मटेरियल जिसको डिकम्पोज, ये नेचुरली प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए इसको लॉन्ग टाइम लग जाता है। यहाँ देखो सेवरल ईयर्स लग जाता है इसको डिकम्पोज होने में, डिजेनरेट होने में, और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, या इसका नेचर जो है मटेरियल का वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको समझ आएगा कि जो प्लास्टिक्स होता है इन कारणों के कारण, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसके कारण ये आसानी से सड़ता गलता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है सेवरल ईयर्स इसे लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है। और इसलिए ये इन्वायरमेंट यानी हमारे पर्यावरण के लिए फ्रेंडली नहीं है, यानी दोस्त के रूप में नहीं, एक दुश्मन के रूप में है। कैसे? तो ये करता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। कैसे करेगा? तो देखो क्या होता है ना कि अगर हम मतलब कुछ लोग सोचते हैं या ऐसा किया जाता है कि अगर हम सिंथेटिक मटेरियल या प्लास्टिक को जब जला देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जब हम इस बर्निंग प्रोसेस को करते हैं ना, तो ये क्वाइट स्लो होता है, लेकिन इससे पूरी तरह से प्लास्टिक या सिंथेटिक मटेरियल नहीं जलती है, ठीक है। इससे कम्प्लीटली क्या होती है, नहीं बर्न होती है। और जब हम इसे जलाते हैं उस समय रिलीज होता है, यानी उत्पन्न होता है बहुत सारा पॉइजनस फ्यूम्स, यानी खतरनाक गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे, जो कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो हम नीचे देखते हैं। इसमें आपको मेजर्स बताया है, और अगर आप चाहें तो आप भी होमवर्क के लिए इसे सोच कर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने गार्बेज डंप देखा है, जहाँ पे गार्बेज को डंप किया जाता है, यानी सारे घर से कचरा ले जाया जाता है और एक प्लेस पे डंप कर दिया जाता है, उसे गार्बेज डंप कहते हैं। तो जहाँ पे गार्बेज डंप होता है ना, तो एनिमल्स जो होते हैं वो गार्बेज खाते रहते हैं, क्योंकि गार्बेज में हमने सब कुछ मिला दिया होता है ना, जैसे कि हर तरह का बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, या फिर हमारे घर का वेस्ट फूड होता है उसे भी हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और वो जाकर कहाँ पे डंप होता है, गार्बेज डंप में। तो इसलिए फूड की तलाश में, यानी भोजन के लिए एनिमल्स जो होते हैं वो गार्बेज को खाते रहते हैं, और इस प्रोसेस यानी कि ईटिंग का जो प्रोसेस है, इस दौरान वो वेस्ट, फूड वेस्ट के साथ साथ पॉलीथीन बैग्स को भी स्वलो कर जाते हैं, यानी निगल जाते हैं, क्योंकि हम लोग फूड वेस्ट को प्लास्टिक में रैप करके या उसके अंदर डाल के हम फेंक देते हैं, जिसके कारण अब बताओ, अगर वो प्लास्टिक, अगर फूड वेस्ट के साथ साथ अगर वो प्लास्टिक खा जाएंगे तो क्या इसका कंसिक्वेंसेस, यानी क्या आउटकम्स, क्या परिणाम निकलेगा। अब ये बताओ क्या रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट यही होगा ना कि उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जिससे वो सांस ले पा रहे हैं, वो जो सिस्टम उनको हेल्प कर रहा है, वो चॉक हो जाएगा, यानी जाम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और ऑफ दिस एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन देयर स्टोमक्स, और जो जानवर इसे स्वलो कर जा रहे हैं प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक मटेरियल्स को, ठीक है, तो अगर वो इसको स्वलो कर जाएंगे तो उनके स्टोमक में, पेट में लाइनिंग भी हो जाती है, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता है, यही कारण बनता है उनके डेथ का यानी मृत्यु का, ठीक। अब देखिए कितनी बड़ी समस्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके साथ हमें डील करना है। अब देखो, द पॉली बैग्स को हम केयरलेसली यानी बिना ध्यान दिए थ्रो कर देते हैं यहाँ और वहाँ, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू, और जिसके कारण जब हम प्लास्टिक्स को केयरलेसली यानी बिना कुछ सोचे समझे इधर उधर फेंक देते हैं, तो जिसके कारण ये ड्रेन यानी कि नालियों को भी क्लॉग यानी जाम करने का एक कारण बनता है। अब कैसे देखो, मान लो कि ये एक ड्रेन है, यानी कि नाली है। अब इसमें मान लो यहाँ पे पॉलीथीन बैग यहाँ पे फंस गया है। अब वाटर जो होगा ना इधर जा पाएगा,
इधर जो है ना, इधर से वाटर इधर नहीं जा पाएगा और इधर से ना तो ये यहाँ पहुँच पाएगा, जिसके कारण सारा वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। बीच में तो प्लास्टिक बैग है ना, और इसलिए वाटर जो होगा बाहर की तरफ, जो वेस्ट वाटर है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, पूरा आसपास आप देखोगे तो पूरा गंदगी फैल जाएगा। ठीक है, स्मेलिंग भी बहुत गंदा गंदा स्मेल आएगा। तो ये क्या है, ये सारा कारण क्या है, इस कारण का और जो ड्रेन का क्लॉग होने का जो मेन रीज़न है वो है ये प्लास्टिक्स। ठीक है, समटाइम्स यानी कभी कभी क्या होता है कि वेरी केयरलेस, यानी कि हम पूरी तरह से केयरलेस हो जाते हैं और रैपर्स को थ्रो कर देते हैं, जैसे कि चिप्स के, बिस्कुट्स के एंड अदर ईटेबल। देखो ईटेबल का मतलब होता है समथिंग फॉर इट। ठीक है, कुछ खाने के लिए, या फिर इट प्लस एबल, यानी जिसे हम खाने के लिए एबल हैं उसे हम कहेंगे इटेबल, दैट इज कॉल्ड इटेबल। ओके, तो यहाँ इटेबल है यानी ऐसा चीज़ जिसे हम खा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी तरह से हम पूरी तरह से केयरलेस हो जाते हैं एंड जो रैपर्स होता है चिप्स का, बिस्कुट्स का और अदर इटेबल यानी खाने जैसी या खाने योग्य चीज़ों का, उसे उसके प्लास्टिक्स यानी रैपर्स को हम रोड पे, पार्क्स में, पिकनिक प्लेसेस पे थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। सो शुड बी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, और ऐसा करने से पहले हम 2 बार सोचते भी नहीं हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट, आप क्या क्या मेजर्स, क्या क्या आप उपाय बता सकते हो, क्या क्या वेज बता सकते हो जिससे कि हम अपने पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखें एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक रखें। तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के होने के नाते आप क्या क्या मेजर सजेस्ट कर सकते हो, यह आपका होमवर्क में रहेगा। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ इसे कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसका आंसर इस बुक में भी है, लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप इसके बारे में कुछ नया मेजर भी बता सकते हो। ऐसा नहीं कि जो इस बुक में है वही इसके अलावा भी आप बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है, तो कुछ मेजर्स है जैसे अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके तो जो प्लास्टिक्स है उसका यूज़ ही ना करें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ना करें, या फिर अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो मिनिमाइज करें यूज़ को। नेक्स्ट है कि जो बैग्स होते हैं जो कि कॉटन एंड जूट के बने होते हैं उसका इस्तेमाल करें शॉपिंग के लिए, ना कि प्लास्टिक्स के बने बैग्स का। ओके, और ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, यानी जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं जो इजीली सड़ गल सकते हैं, इजीली डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो इजीली नहीं हो सकते, जिन्हें लॉन्ग टाइम लग सकता है, ऐसे मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को हमें छांटना है, यानी सेपरेट करना है। जो आसानी से गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, उसे एक तरफ रखिए, और जिसे लॉन्ग टाइम लगता है उसे दूसरी तरफ। ठीक है, और इस तरह से उसे डिकम्पोज यानी कि डिकम्पोज भी करिए। मान लीजिए एक जगह पे ऐसे को फेंकिए जो आराम से सड़ गल सकता है, और एक जगह को पे ऐसे को फेंकिए जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, और अपने घर में इसका प्रैक्टिस करना है, आपको खुद ही इसको सेपरेट करना है यानी छांटना है। नाउ कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, तो क्या कुछ और अदर वेज हैं, क्या अदर मेजर्स हैं जिससे आप सजेस्ट कर सकते हैं, किसके लिए, ताकि आप क्या कर सकें, प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ को कम कर सकें। इसके कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, इसकी तरफ क्या आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। अब देखो यहाँ पे और बताया गया है कि ये भी अच्छा है कि आप प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर दो, यानी कि उस चीज़ को दोबारा से ऐसा बना दो जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल, आपको पता है कि ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, रिकॉल कीजिए, जो ईजिली डिफॉर्म हो जाए, जो ईजिली मोल्ड हो जाए। ठीक है, ऐसे को हम थर्मोप्लास्टिक्स कहते हैं। तो जो ज़्यादातर जो मोस्टली जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसे रिसाइकल किया जा सकता है। अब आपको एक लिस्ट बनाना है आइटम्स का जिससे रिसाइकल किया जा सकता है। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, तो रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस है उस समय कुछ कलरिंग एजेंट्स का भी उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, और दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, और इसका जो लिमिट होता है यूजेस का वो स्पेशली खास तौर पे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है।
अब जो मैं बात बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप हमेशा याद रखना है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि हमेशा याद रखना है। तो क्या बात है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, यानी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको 5R प्रिंसिपल को रिमेंबर भी करना है और साथ ही साथ उस पर बेस्ड वर्क भी करना है। उस पे बेसिस पे उसी बेसिस पे वर्क भी करना, लाइक रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। दीज आर द 5R प्रिंसिपल्स। ओके, रिड्यूस यानी कि कम करे, प्लास्टिक के यूज़ को रिड्यूस यानी कम करे। रीयूज़ का मतलब दोबारा से उसे यूज़ करें, ठीक है, किसी और चीज़ में उसे यूज़ करें कन्वर्ट करके। नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल में क्या है, जिस चीज़ का हम इस्तेमाल कर चुके हैं उसी चीज़ से किसी और नए चीज़ को बनाकर उसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट है रिकवर करना और नेक्स्ट है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, ठीक है, और रिकवर यानी उसे फिर से कवर करना। एंड डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और ऐसे ऐसे हैबिट्स को डेवलप कीजिए, विकास में लाइए जो कि इन्वायरमेंट के लिए हमारा फ्रेंडली हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइबर वाइज या कुछ इंपॉर्टेंट समरी टाइप का लिखा हुआ है, वो देख लीजिए कुछ पॉइंट्स। लाइक फर्स्ट में है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। तो प्लास्टिक बैग्स को ना तो आपको वाटर बॉडीज में डालना है और ना ही रोड पे, क्योंकि वाटर बॉडीज में आप जब भी डालते हो ना तो उससे वाटर बॉडीज़ में रहने वाले एनिमल्स को बहुत परेशानी होती है। जैसे एक न्यूज़ में दिया हुआ था ना कि एक बॉटल को फेंक दिया गया था और उसके अंदर एक टर्टल फंस गया था, टर्टल का बच्चा, बस उसका मुंह ही बाहर था, ठीक, और पूरा बॉडी उसके अंदर था, और जिसके कारण क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ तो वो बड़ा तो हो गया लेकिन उसका जो बॉडी था प्लास्टिक के अंदर रहने के कारण उसका पीछे का पार्ट बहुत पतला और अजीब टाइप का हो गया। तो सोच सकते हो कि कितना खतरा, कितना प्रॉब्लम हो सकता है वाटर बॉडीज में रहने वाले एनिमल्स को, यानी एक्वेटिक एनिमल्स को, ठीक है। सो इसका ध्यान रखना है आपको, प्लास्टिक्स को इधर उधर नहीं फेंकना है। नेक्स्ट है टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो उस वक्त आपको कॉटन या जूट का बैग को कैरी करना है। नेक्स्ट है थर्ड, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक मटेरियल्स जो भी है उसका यूज़ को कम से कम कीजिए, मिनिमाइज कीजिए। एग्जाम्पल के लिए यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन। प्लास्टिक लंच बॉक्स के स्थान पे जगह पे आप स्टील लंच बॉक्स को यूज कीजिए। इससे क्या होगा, प्लास्टिक्स का जो यूज़ है वो उसका मिनिमाइज होगा। तो क्योंकि जब आपका काम प्लास्टिक से भी हो रहा है तो फिर आपका काम जब स्टील से भी हो रहा है तो प्लास्टिक लेने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो स्टील लंच का यूज कीजिए प्लास्टिक के लंच के स्थान पे या प्लास्टिक के लंच के जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ पार्ट भी क्लियर होता है और ये हमारा चैप्टर भी क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है यानी फोर्थ चैप्टर, ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी हमको कवर करना है, क्लियर करना है और आपको अच्छे से समझना है। तो इसे आप समझिए, नेक्स्ट मैं उसकी भी वीडियोस अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।